एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सभी राज्य जो है अपने अपनी तरीके से टीकाकरण का अभियान चला रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों और केंद्र के बीच इस टीकाकरण को लेकर के अलग अलग राय दिख रही है। कई राज्यों का कहना है कि उनके पास टीके की संख्या कम है और वो बहुत ज्यादा दिनों तक टीकाकरण नहीं कर पाएंगे। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, झूठ ये झूठ है, सच ये है, यानी मिथ और रियलिटी करके भी बातें कही गई। कि क्या सच्चाई है, इस पर हम सीधे चल सकते हैं रघु शर्मा के पास, जो कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। रघु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल वही है, बेसिक सा सवाल है कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, कितना वैक्सीन है आपके पास और कितने लोगों को कितने दिनों तक आप वैक्सीन प्रोवाइड कर पाएंगे? जब से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया है, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 60 साल से ऊपर के, 45 साल से 60 के बीच में कोमोर्बिड और बाद में 45 साल से ऊपर, ये सारी कैटेगरी जिसको भारत सरकार को प्रोवाइड करनी थी वैक्सीन, राजस्थान को अब तक 1,61,00,000 वैक्सीन इन्होंने दी। उसमें से करीब करीब 1,29,00,000 डोज हमने फर्स्ट डोज के रूप में लगा दी और करीब 32 लाख हमने सेकेंड डोज में लगा दी। और जो हमारे बेनिफिशरी हैं वो 2,09,00,000 हैं। अगर उनकी दोनों डोज की बात करो आप, तो हमें वैक्सीन मिलना चाहिए था कम से कम 4,18,00,000 प्लस वेस्टेज मानो तो 4.5 करोड़। उसके अगेंस्ट हमें 1,61,00,000 वैक्सीन मिली है। तो मेरा मतलब है कि करीब 2,90,000 वैक्सीन तो अभी हमारी ड्यू है। उस स्थिति में हमको इन्होंने मई के महीने से कैपिंग कर दी इन्होंने कि भाई इससे ज़्यादा आपको वैक्सीन हम नहीं देंगे। तो इन्होंने मई के पहले पखवाड़े में 1 मई से 15 मई के बीच में हमको 17,34,850 वैक्सीन देने का, दोनों तरह की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो इन्होंने अलॉटमेंट किया। उसमें से भी 3,67,390 वैक्सीन हमको मिली नहीं। फिर इन्होंने अगली फोर्टनाइट जो अभी चल रही है 15 मई से लेके और 31 मई की, उसके लिए हमारा कोटा घटा दिया इन्होंने। पहले 17 लाख थी, उसको 16 लाख कर दिया, 16,48,000 कर दिया। उसमें से भी अभी हमको 8,73,450 वैक्सीन नहीं मिली है। तो आप बताइए, अभी आज ही फिर इन्होंने जून के पहले पखवाड़े के लिए 16,42,820 वैक्सीन का कोटा राजस्थान का निर्धारित किया। और आज सूचना मिली है कि उसमें इन्होंने करीब 2,32,000 और बढ़ा के 18,75,670 कर दिया उसको। अब आप मुझे बताइए कि 2,90,00,000 वैक्सीन हमको चाहिए, उसके अगेंस्ट ये लाखों में हमको वैक्सीन दे रहे, टुकड़ों में। तो ये बताए भारत सरकार कि कितने दिनों में हम इस वैक्सीनेशन का काम पूरा करेंगे, क्योंकि मैंने कहा बेनिफिशियरी 2,09,00,000 है। उनकी डबल डोज की बात करेंगे तो वेस्टेज समेत 4.5 करोड़ डोज की जरूरत है। अब ऐसे हालत में जहां हमने स्टोरेज की कैपेसिटी पूरी तैयार है, हमारे जितना बम्पर स्टॉक हमको दोगे हम उसको स्टोरेज करने के लिए 3 हमने स्टोरेज सेंटर कैपिटल में बनाए हैं, 7 स्टोरेज सेंटर हमने डिवीजन हेडक्वार्टर में बनाए, 34 जिलों में स्टोरेज कैपेसिटी के सेंटर्स बनाए, 2,444 कोल्ड चेन पॉइंट हमारे पास है। हर जिले में एक वैन है जो इन वाइन को ट्रांसपोर्ट करती है सीएससी पीएससी तक। हमारी पार्ट पे जितनी भी साइट्स है वैक्सीनेशन की, वो हमने रेडी कर रखी है। और जो वैक्सीनेट करने वाला जो मैन पावर है वो ट्रेंड है हमारे पास। कमी है तो सिर्फ वैक्सीन की है। तो जब टुकड़ों में वैक्सीन दे रहे हो, हमारे को जरूरत है करोड़ों में और ये लाखों में हमको दे रहे हैं, तो हम टाइम बाउंड वैक्सीनेशन कैसे कर पाएंगे? नहीं रघु शर्मा जी, केंद्र सरकार का कहना है कि वो फेज मैनर्स में आपको वैक्सीन देगी और वो आपको वैक्सीन दे भी रहा है। आपने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा की शॉर्टेज है, लेकिन केंद्र सरकार के सारे मंत्री ने कल आके मिथ और रियलिटी बताया कि क्या सही है क्या झूठ है, और ये कहा कि कांग्रेस शासित राज्य जो है वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम नहीं कर रहे, कि ये राजनीति भारत सरकार कर रही है। हमारी मांग है भारत सरकार से कि जो दोनों कंपनियां, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, आप एक डाटा जारी करिए पूरे देश के लोगों के सामने
कि कितना इनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, कितना ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से 45 से अब एज ग्रुप के लिए भारत सरकार कितना ले रही है, कितना ये कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है, और कितना 18 से 44 साल की एज ग्रुप जो राज्यों पे छोड़ा है उनके लिए आप स्पेयर रख रहे हो। जब ये डाटा क्लियर हो जाएगा तो अपने आप सारी भ्रांति दूर हो जाएगी। कौन कंफ्यूज कर रहा है, कौन गलती कर रहा है, ये देश की जनता को पता चल जाएगा। हालात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को टीकाकरण का काम राज्य करेंगे, खर्चा भी वही वहन करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3,000 करोड़ का बर्डन आएगा। हमने यस किया कि हम इस एज ग्रुप के लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन टीकाकरण टाइम बाउंड होगा कि नहीं होगा। हमको डोजेज इन्होंने दी जो 12,66,000 ये जून के महीने के लिए दी। आज इसको थोड़ा बढ़ाया है, थोड़ा क्या बढ़ाया, 5 लाख डोजेज और बढ़ाई है, लेकिन 5 लाख डोज बढ़ाई है तो उसमें से भी ये 4 लाख डोज हमको जुलाई में देंगे, जून के कोटे का। तो अब लाखों में अगर आप ये एज ग्रुप 18 से 44 3 करोड़ 25 लाख लोग राजस्थान में बेनिफिशरी, उनको डबल डोज मिला के 6.5 करोड़ हो गया। वेस्टेज मिलाओगे 6.25-7 करोड़ डोज चाहिए, और आप लाखों में हमको वैक्सीन दे रहे हो, कैसे संभव होगा। कितने सालों चले गए वैक्सीनेशन, भारत सरकार के पास है जवाब कुछ। फिर अनाउंसमेंट क्यों किया था। हम चाहते हैं टाइम बाउंड वैक्सीनेशन हो। आज लोग जगह जगह कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, लोग हल्ला कर रहे हैं। कल हमको वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े क्योंकि हमारे पास डोज नहीं थी। हम क्या करें, मई के महीने में जो डोज इन्होंने दी वो सारी हमने लगा दी। हमारे पास वैक्सीन है नहीं, और जून का कोटा रिलीज करने की बात अब कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन बंद है अभी 18 से 44 साल एज ग्रुप का। लेकिन शर्मा जी, केंद्र ने तो यह भी कहा कि राज्य जो है वो खुद विदेश से वैक्सीन मंगा ले। क्या आप लोगों ने टेंडर दिया है, क्या विदेश से वैक्सीन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की है, या फिर कई अन्य राज्यों ने भी कहा हमारे साथ इंटरव्यू में कि विदेशी कंपनियों ने राज्यों को वैक्सीन देने से मना कर दिया है, तो उसमें क्या स्थिति है। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि राज्यों को ग्लोबल टेंडर करना पड़े। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने ठीक कहा है कि देश पे अगर विपत्ति आ जाए तो जो टैंक है ना, विदेश की सेना का मुकाबला दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य अगर उनकी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का टेंडर करने लगेंगे, ये तो उसी तरह की बात है। ये महामारी है, इस महामारी के दौर में ग्लोबल टेंडर अगर कोई कर सकता है तो वो भारत सरकार है। राज्य मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि बल्क में हमारे को मिल नहीं रही वैक्सीन, तो हमने एक ऑप्शन ट्राई किया कि हमको अगर उसी रेट पे ग्लोबल टेंडर के माध्यम से मिले तो हम प्रोक्योर कर लें, लेकिन उसमें भी हम फेल हो गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जारी कई राज्य सरकारें कि भारत सरकार को डायरेक्शन जारी करो कि ग्लोबल टेंडर आप करिए, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट का काम आप करिए, कीमतें हम दे देंगे, लेकिन ये ग्लोबल टेंडर के माध्यम से प्रोक्योरमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भारत सरकार के पास है, एम्बेसीज भारत सरकार के द्वारा गवर्न होती है। राज्य कैसे करेंगे ग्लोबल टेंडर, उन्होंने मजबूरी में किया, तो ये कोर्ट जाने की नौबत आ गई। नहीं, लेकिन रघु शर्मा जी, केंद्र सरकार तो जो करना है वो कर रही है। उनका कहना है कि उनके विदेश मंत्री भी विदेश में है, वैक्सीन लाने की बात कर रहे हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या है केंद्र सरकार से, क्या चाहते हैं कि क्या करना चाहिए उनको वैक्सीन अधिक प्रोवाइड करने के अलावा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि और कंपनियों को आप लाइसेंस दे दो, वो भी वैक्सीन बनाए। देश की आबादी 130-135 करोड़ है। इस आबादी को टाइम बाउंड वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकार की तैयारी होनी चाहिए। जब ये संख्या उजागर करोगे कि ये दोनों कंपनियां कितना वैक्सीन बना रही है, तब अंदाजा होगा कि आपकी टोटल पॉपुलेशन को कितना समय लगेगा वैक्सीनेट करने में। ये छुपाना चाहते हैं वो आंकड़े, दूसरे लोगों को लाइसेंस देना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी पूर्व प्रधानमंत्री ने, जवाब आया चिकित्सा मंत्री का, मजाक तो इन्होंने बना दिया खुद। जी हाँ, ये बड़ा अजीब था कि पूर्व प्रधानमंत्री के चिट्ठी का जवाब जो है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या कहीं आपको लगता है कि अलग अलग शासित पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनके बीच कहीं भेदभाव हो रहा है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है इस वैक्सीन के मामले में?
हाँ, बीजेपी रूल स्टेट में, भारतीय जनता पार्टी की शासित, गुजरात की कह रहा हूं मैं आपको, गुजरात के जितने एक्टिव केस थे उसके अगेंस्ट में उनको ऑक्सीजन का जो कोटा था वो कई गुना ज्यादा था, रेमडेसिविर का कोटा कई गुना ज्यादा था, हमारे एक्टिव केस उनसे ज्यादा थे, उनसे कई गुना कम हमारा ऑक्सीजन का अलॉटमेंट था, कई गुना कम रेमडेसिविर का अलॉटमेंट था। हमने इसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। वो कह रहे हैं गुजरात के बारे में बात ही मत करो आप। ये क्या बात है? महामारी है, पूरे देश पर ये महामारी का साया है। जी, आपने सही कहा। एक और सवाल है कि आपने सबसे पहले, राजस्थान ने सबसे पहले ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की मांग की थी। अभी राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीजों की क्या स्थिति है? कितने मरीज हैं आपके पास? देखिए, ब्लैक फंगस के लगभग 700 मरीज हैं राजस्थान में, और हमने इनको बार बार कहा, जब इन्होंने ऑक्सीजन को खुद के कंट्रोल में ले लिया, मेडिकल ऑक्सीजन, और इन्होंने टैंकर्स की व्यवस्था को भी अपने अधीन कर लिया, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयों को इन्होंने खुद ने अपने अंडर में ले लिया और राज्यों को वितरण करने लगे। और अब जब ब्लैक फंगस की एम्पोटेरिसिन वो दवा है, उसका भी अधिग्रहण खुद ने कर लिया। हमारी डिमांड हमेशा से ये रही है कि राज्यों की एक्टिव केसेस के मुताबिक आप ऑक्सीजन का वितरण करें, आप राज्यों की एक्टिव केसेस के मुताबिक रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब वो दवाइयाँ वितरित करें, टैंकर्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए उतनी ही मात्रा में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो टैंकर उन राज्यों को प्रोवाइड करें। और अब जब ब्लैक फंगस आ गया तो भी जिस राज्य में ज़्यादा केसेस हैं उनको ज़्यादा दवा दो, केसेस के मुताबिक दवा दो, तभी तो संभव हो पाएगा ट्रीटमेंट। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा, जिन राज्यों में कम एक्टिव केस थे वहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन का अलॉटमेंट ज़्यादा किया, वहाँ रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब का अलॉटमेंट ज़्यादा किया। हमने शिकायत की लेकिन अनसुनी कर दी। रघु शर्मा जी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये इंटरव्यू हम जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं चंद पलों में। फिर चल सकते हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के पास, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपका एक बार फिर से एनडीटीवी इंडिया में स्वागत है। मेरा अगला सवाल है कि कब तक लॉकडाउन आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि अब लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी, फेज वाइज थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन को कम करेंगे। राजस्थान में क्या चाहते हैं, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, हमने जो लॉकडाउन इस बार लगाया 10 मई से, वो लॉकडाउन उस रूप में नहीं था जैसा पहले लगा था। हमने जो निर्माण श्रमिक हैं उनको हमने अनुमति किया था, हमने जो इंडस्ट्रीज़ के लेबर थे या इंडस्ट्रीज़ को चलना हमने अनुमति किया था। बहुत सारी छूट के साथ ये लॉकडाउन लगा था, क्योंकि एक दिन में 18,300 पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। हमारे प्रदेश की एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई थी, मृत्यु भी आंकड़ा हर रोज 150 के करीब हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास विकल्प यही था। पहले हमने कर्फ्यू लगाया, वीकेंड कर्फ्यू, फिर हमने जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर हमने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा। उसके बाद भी संख्या कम नहीं हुई तो हमने ये लॉकडाउन लगाया। अब ये 15 दिन के लगाया, पहले 24 तक, फिर इसको बढ़ाया केसेस की संख्या को देखते हुए। अब हमारे केसेस कम हो रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से लगातार 4,000 से कम पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। एक्टिव केसेस भी 90,000 से कम रह गए हमारे प्रदेश में, तो मृत्यु का आंकड़ा भी कम हो रहा है। तो इसका मायना ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालना आम आदमी करने लग जाए तो ये जो संक्रमण है इसकी दर को हम रोक सकते हैं। तो अब हम 1 जून के बाद में स्लोली कुछ और छूट देते जाएंगे, अनलॉक करेंगे जब 8 तारीख के बाद में, तब तक हम कई सारी छूट और देने का विचार करें। उसके बारे में चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री जी के स्तर पे हो रही है, हम लोग भी बैठेंगे तो किन किन चीज़ों में 1 तारीख के बाद छूट दी जाएगी वो हम तय करेंगे। तो ये तो तय है कि जिस तरह दिल्ली भी जो है धीरे धीरे छूट दे रहा है लॉकडाउन में, वैसे राजस्थान भी देगा। दूसरा एक और सवाल है रघु शर्मा जी की, गांव में लोगों की मौत जो है हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले हो जा रही है। ऐसी में ये जो मौतें हैं वो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, ये एक बड़ा आरोप है राजस्थान सरकार पे। उसके लिए क्या कोई कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल गलत है।
राजस्थान में एक भी मौत का आंकड़ा हमने नहीं छुपाया है। हमने बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में गांव में कितनी मौत हुई है, शहरों में कितनी मौत हुई है, उनका आंकड़ा बराबर हमने पब्लिक के सामने रखा है। कन्फ्यूजन यह है कि जो सामान्य मृत्यु हो रही है आज कोविड के दौर में, उनका भी फ्यूनरल कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार हो रहा है। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि ये भी डेथ कोविड से हुई है, और उसी कन्फ्यूजन की वजह से कहीं अखबारों में भी आई। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता वो तो तैयार ही बैठे रहते हैं कि कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा करें। उनको ये नज़र नहीं आ रहा है, जरा गंगा के किनारे जाओ, जमुना के किनारे जाओ, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बालू मिट्टी में हिंदुओं को उनको बजरी के अंदर गाड़ना पड़ रहा है, और गिनती करने वाला नहीं है वो। जो विभत्स दृश्य गंगा और यमुना के किनारे दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा। वहाँ सरकारें किसकी है? यहाँ राजस्थान में फिर भी जब ये सवाल उठा तो मुख्यमंत्री जी ने 3 कमेटी बनाई जो डेथ का ऑडिट करेगी, वास्तविकता सामने रखेगी जनता के कि कितनी तो कोविड की डेथ थी है और कितनी नॉन कोविड की डेथ थी। एक एक डेथ का ऑडिट होगा और उसका जो भी आंकड़ा होगा वो हम प्रदेश की जनता के सामने चलिए, आपकी बात मानता हूं मैं। और एक अंतिम सवाल है मेरा कि अब तीसरे लहर की बात हो रही है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां की है, ऑक्सीजन को लेकर के, बेड्स को लेकर, बाकी चीजों को लेकर के? मैंने कहा आपको कि हम जितने बड़े अस्पताल हैं वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन के स्टोरेज के प्लांट लगा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगा रहे हैं, और जितनी हमारी CHC है, जितना जिला अस्पताल है, जितना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लग रहे हैं। ऑर्डर हो चुका है 1-1.5 महीने में। राजस्थान, हम ऑक्सीजन के मामले में हमारे को किसी की तरफ देखना नहीं पड़े, उस तैयारी में राजस्थान लगा हुआ है। 1-1.5 महीना लगेगा इसमें। चलिए, जो भी है तैयारी कर लें, क्या पता तीसरी लहर आ जाए, उससे निपटने के लिए सबकी तैयारी होनी चाहिए। रघु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।